तो वेलकम अगेन टू सर्वज्ञ एजुटेक बच्चों। तो आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हम ये नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे धीरे धीरे वीडियोज इसमें लाएंगे जिसमें कि हम बहुत कम शब्दों में आपको एक टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे के बारे में बात करी है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जिसपे हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां ज़रूर सेकती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके खिलाफ बहुत सारा बैकलैश आ रहा है अपोजिशन पार्टीज़ में। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स क्या ज़रूरी है हमारे लिए लाना, क्या क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है। अब ये जो स्पीच आई है बाय दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसकी टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो अभी अभी रिसेंटली आई थिंक एक महीना ही हुआ है, जो सेकंड लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन है, उसने भी इस बारे में जिक्र किया था कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सजेशंस मांग रहे हैं वो लोगों से, क्योंकि आप लोग हमको सजेशंस दीजिए कि किस तरीके से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यहाँ पर किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रपोजल है जिसमें कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं या इंडिया में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो अब अपने पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होंगे सिविल मैटर में। इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो क्या करेंगे, एक कोडिफाइड लॉ होंगे जिसके हिसाब से गवर्न होंगे। अभी देखो होता क्या है, जो हिंदूज हैं, क्लियर, वो कौन से बिल से? हिंदू कोड बिल से गवर्न हो रहे हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो शरिया एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, यानी कि शरिया के लिखे हुए जितने भी लॉज हैं उनसे गवर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर केस में हिंदूज के लिए तो अलग तरीके से उस लॉ को अप्लाई किया जा रहा है, वेयर एज मुस्लिम्स के लिए उसको अलग तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यूसीसी की बात हो रही है। क्लियर? तो संविधान यूसीसी के बारे में क्या कहता है? तो जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर लिखा हुआ है रिगार्डिंग दी यूसीसी कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए सोचना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जो होते हैं ये आपके डीपीएसपी का पार्ट होते हैं। अब डीपीएसपी हो गए तो दे आर नॉट एनफोर्सेबल। क्लियर बच्चों? ये एनफोर्सेबल नहीं है। इट्स मीन अगर स्टेट इसको नहीं भी ला रही है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बारे में हाईलाइट ज़रूर किया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ही सबसे पहले उठाया था। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को जाके एक बार पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में डिबेट हुई थी बिटवीन अम्बेडकर जी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स, जिन्होंने उनसे पूछा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं ला रहे हैं। क्लियर? तो ये वहाँ से इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी, लेटर ऑन ये चलता रहा। लॉ कमीशन के बारे में जान लेते हैं, लॉ कमीशन ने अब तक क्या कहा है। तो लॉ जो 21st लॉ कमीशन थी, यानी कि अभी जो है 22nd, उससे जो पिछली लॉ कमीशन थी उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसको कि नाम दिया गया था रिफॉर्म्स इन फैमिली लॉ। अब ये रिपोर्ट किस बारे में थी? इन लोगों ने एनालाइज किया जितने भी हमारे रिलीजन में अक्रॉस द रिलीजन जितनी भी सोशल एंड इविल प्रैक्टिसेस हैं उन सबको किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सोशल इवल प्रैक्टिसेस की बात करी थी, जैसे कि डाउरी हो गया, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, और इन्होंने किस चीज़ के बारे में जिक्र किया था? इन्होंने जो बात करी थी ट्रिपल तलाक के बारे में भी इन्होंने एक अलग से पेपर निकाला था, ठीक है, हलाला। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी थी और इन्होंने साफ साफ उस पेपर में लिखा था कि ओनली दोज प्रैक्टिसेस वर लेफ्ट बिहाइंड जो कि असेंशियल होंगी। क्लियर? जो कि असेंशियल होंगी किसी रिलीजन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन भी के बारे में भी जिक्र हुआ था, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियल प्रैक्टिस। और ये जो डॉक्ट्रिन है ये कौन से केस में लाया गया था? ये लाया गया था आपका शिरूर मठ केस में। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आया था शिरूर मठ केस ऑफ 1954।
हालांकि उसके बारे में फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, उस रिपोर्ट को ऐसे ही रख दिया गया, 3 साल गुजर गए तो फिर नई लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। और अब जो 22वीं लॉ कमीशन है उसने फ्रेश सजेशंस को मांगा है लोगों से, तो अभी भी चाहें तो आप जाके सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से हमारा आने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाना चाहिए। और अगर आपके सजेशन में दम होगा तो शायद आपके दिए हुए सजेशन वहाँ वो लोग मान ले। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में आज तक क्या क्या कहा है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शाह बानो केस की। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जनरल व्यू देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने हर बार इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि इन यूसीसी को लाना ही चाहिए, क्योंकि यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है क्या बोल सकते हैं इंडिया की सोसाइटी के लिए। ओके, तो शाह बानो केस जो कि हुआ था 1985 में, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो विमेन थी उसको एलिमनी देने का दर्जा दिया गया था कि यस ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो एलिमनी मांग सकती है। अब देखो ये डिबेट में क्यों आया था, क्योंकि शाह बानो क्या है, एक मुस्लिम है, तो इनके जो राइट्स हैं या इनको जो भी राइट्स मिलने चाहिए वो किसके थ्रू मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए थे, या जो भी प्रोसीजर होना चाहिए था मैरिज में वो किसके थ्रू होना चाहिए था, शरिया के अकॉर्डिंग। क्लियर? और शरिया में एलिमनी जैसा कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये जो शाह बानो थी ये सुप्रीम कोर्ट चली गई, इन्होंने मांगा कि ओके यार, अगर एक हिंदू महिला को एलिमनी मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो मेरा फंडामेंटल राइट हुआ। और यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है, आर्टिकल 15 के अंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये पॉइंट लेके गई थी कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि अगर मैं मुस्लिम नहीं होती तो मेरे को एलिमनी मिलती, बट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम विमेन मेरे को एलिमनी नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को लेके शाह बानो गई और इसके ऊपर जजमेंट आया कि ओके यहाँ पर इनको एलिमनी मिलनी चाहिए। फिर एक नई डिबेट हुई कि ओके क्या कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में या नहीं। फिर यहीं से ये डिबेट चलती रही और यूसीसी तक पहुंच जाती है। फिर सेकंड केस जो इंपॉर्टेंट रहा है दैट इज योर सरला मुदगल केस 1995 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया है कन्वर्जन टू इस्लाम टू बेनिफिट फ्रॉम लॉज डेट अलाउ पॉलीगैमी। तो एक अगर मेल है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है केवल इसलिए कि वो पॉलीगैमी कर सके, तो उस चीज़ को रोका जाए। और अगर अभी आपने देखा होगा कि जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन फॉर मैरिज, क्लियर, उसको भी बंद कर दिया गया है। इस तरह का लॉ यूपी हरियाणा जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, लागू हो चुका है। यानी कि अगर आप मैरिज के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर वो मैरिज लीगल मैरिज नहीं होगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं। और 2022 में अक्टूबर के समय जब आपका लॉ कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि ओके आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऑब्लिगेट करता है कि आपको यूसीसी लाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर थोड़ी बहुत उनको सजेशंस देने स्टार्ट किए कि ओके हम ट्राई कर रहे हैं। सो देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। इन सब रिस्पॉन्स को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कितने तरह के लॉ होते हैं, किस तरह के लॉ होते हैं। 2 तरह के लॉ आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, एक सिविल मैटर्स में और एक क्रिमिनल मैटर के लॉ होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें क्रिमिनल मैटर में तो हम यूसीसी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड फॉलो हो रहा है, जिसमें कि आपका वेरियस एक्ट्स के थ्रू आपको सजा मिलती है। फॉर एग्जांपल आईपीसी, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये कब आया था, ये आपका 1860 में आया था अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकौले। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम व्यक्ति है और एक हिंदू व्यक्ति है, दोनों ने मर्डर कमिट किया है, तो दोनों के ऊपर आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत क्या लगेगा, मर्डर का केस लगेगा। तो यहाँ पर देखो कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर बात करें हम मैरिज की, तो यहाँ पर देखो मैरिज किस हिसाब से गवर्न होगी, हिंदू के लिए किससे होगी, हिंदू कोड बिल से होगी, और मुस्लिम के लिए किससे होगी, शरिया एक्ट से होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर एक मुस्लिम व्यक्ति एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, वेयर एज अगर वही काम एक हिंदू व्यक्ति करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो लॉज हैं वो पर्सनली अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर अभी तक कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आई है लॉज में। तो रिस्पॉन्स देख लेते हैं वेरियस फ्रंट से किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो चिदम्बरम साहब जो कि हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने बोला है यूसीसी कांट बी फोर्स्ड
ऑन पीपल बाय एजेंडा ड्रिवन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। तो जो सत्ता में सरकार है वो लोगों के ऊपर फोर्स नहीं कर सकती है, क्लियर। और अगर ऐसा करती हैं तो वो गुड गवर्नेंस में फेल हो जाएगी, ये इन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो मेजॉरिटी है वो तो मान लेगी, लेकिन माइनॉरिटी वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो कि लेटर ऑन केओस लीड कर सकता है, क्लियर। एक और कमेंट आया था किसका, डीएम के लीडर TKS एलेगवन का। इन्होंने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द हिंदू रिलीजन, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं इनके खिलाफ। नेक्स्ट हम बात करें, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने क्या करी है, मीटिंग करी है ताकि वो क्या दे सके, सजेशंस दे सके फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड टू दी 22nd लॉ कमीशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुस्लिम लॉ बोर्ड भी सजेशंस दे रहा है, क्लियर। स्टेटस देख लेते हैं इंडिया में किस तरह का स्टेटस है। अभी तक तो देखो हम ज़्यादातर जगहों, हमारा यूसीसी तो नहीं है, बट कुछ ऐसे लॉज है जिनमें हम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम सिविल मैटर्स में भी यूनिफॉर्मली फॉलो करते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो वो भी देखो सिविल मैटर है, पर वहाँ पर भी यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाएगा। CPC सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट 1872, तो इन सब में आपका यूनिफॉर्म कोड फॉलो हो रहा है। और देखिए तो यहाँ पर हालांकि कुछ स्टेट्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट को अप्लाई करने से। इसमें सबसे पहले कौन थे आपके, केरला, और फिर आए थे आपके राजस्थान, क्लियर। तो ये दो आप लोगों को याद रखने हैं। एज ऑफ नाउ गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद यूसीसी, और ये इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले पोर्चुगीज थे, उन लोगों ने यहाँ पर जो लॉ बना के गए थे वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि और भी स्टेट्स ने इस चीज़ को लागू करने की कोशिश करी है, जैसे उत्तराखंड ने सबसे पहले ट्राई किया। उत्तराखंड के जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि ओके विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट बात कर ले, असम ने भी सेम चीज़ बोली है कि हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे लेटर ऑन यूसीसी को। फिर बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात ने भी सेम चीज़ बोली थी कि ओके हम भी ट्राई करेंगे किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, हम लोग भी देखेंगे कि अगर इम्प्लीमेंटेशन कर पाए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो, ये वाली वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो ऐसे ही टॉपिक्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सर्वज्ञ एजुटेक, और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं क्वालिटी कंटेंट, क्लियर बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।